साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। समसामयिक घटनासार की अर्धवार्षिकी 2022 को हम लोग देख रहे हैं। इसके जो वन लाइनर वाले पार्ट हैं उनको 3 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न को देखेंगे और जिन लोगों ने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है या किसी अन्य माध्यम से वो उसको पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें प्रश्नों के साथ अन्य भी तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, एक बार वो देखें अवश्य, ठीक है। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो मेरी बात से अपने आप को संबंधित कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। पहला प्रश्न है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन, ठीक है। तो 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में KVIC कहते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है वो कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। तो गांव सिरोरा है, ब्लॉक लोनी है और जिला गाजियाबाद है। और किसके द्वारा ये किया गया? तो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले इसी की व्याख्या दी गई है। कर मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। कह रहा है कि जब मोबाइल प्रोसेसिंग वैन के माध्यम से जब उनके दरवाजे पर ही प्रसंस्करण का काम हो जाएगा तो उन्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, यानी उनकी लागत भी कम होगी और जो आने जाने में परेशानी होती थी वो भी कम होगी, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ के देखें तो इसे प्रधानमंत्री की जो महोदय की जो स्कीम है कि किसानों की आय दोगुनी करना, उसमें एक सहायक साबित होगी। अगला देखिए, यह पहल मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है, यानी कि ये जो मोबाइल वैन हनी प्रोसेसिंग वैन चलाई गई ये मीठी क्रांति के अनुसरण में चली। अगला है कि उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेत में ही कम कीमत पर बेच देते थे। इसका एक लाभ ये भी होगा कि जो बीच में ब्रोकरेज होती थी वो हट जाएगी, यानी बीच से दलाली खत्म हो जाएगी, सीधे किसान इस प्रोसेसिंग को करवा सकेगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रसंस्करण वैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम करेगी, ये उसकी विशेषता बता रहा है। और मिलावट की गुंजाइश भी कम होगी क्योंकि उसके दरवाजे पर ही ये सारे काम हो रहे हैं। और इसमें अगला फैक्ट है कि यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद का प्रसंस्करण करेगी, यानी इसकी क्षमता की बात कर रहा है कि 8 घंटे में 300 किलोग्राम। और अगला दिया है कि इस मोबाइल वैन की डिज़ाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि ये जो हनी प्रोसेसिंग वैन है वो गाजियाबाद के सिरोरा सलेमपुर में स्थापित की गई और ब्लॉक कौन सा था? लोनी था, ठीक है। और 6 जनवरी 2022 को हुई, ठीक है। और किस क्रांति के तहत है? तो ये मीठी क्रांति के तहत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित हुई हैं। यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। यदि आप पर्यावरण पारिस्थितिकी के पार्ट को देखें तो उसमें इसकी विशेष चर्चा की गई है। और जैसे ही पॉलिटी और आधुनिक भारत के इतिहास में से पॉलिटी समाप्त होगा, तुरंत पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। उसमें हम लोग इसकी विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यहाँ शब्द आ गया है तो यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। आर्द्रभूमि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेटलैंड। ये 1971 में ईरान में स्थित एक जगह है जिसका नाम है रामसर, वहाँ एक सम्मेलन हुआ। और ये किस लिए हुआ? तो वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि की संरक्षण के लिए जो है ये सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? ईरान के रामसर में। इसीलिए, और वहाँ जब सम्मेलन हुआ तो एक ट्रीटी भी हुई, इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से भी जानते हैं। और यानी रामसर संधि का संबंध किससे है? आर्द्रभूमि से। और वहाँ पर आर्द्रभूमि की परिभाषा भी दी गई। इसके अंतर्गत दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि आदि आती हैं। और इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, उसका भी यहाँ संक्षिप्त वर्णन कर दे रहे हैं। एक है समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि, दूसरा है अंतःस्थलीय और तीसरा है मानव निर्मित। अगर आप समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि को देखें तो जैसे कोरल रीफ आ जाएगा, इसमें बालू और कंकड़ वाले इलाके आ जाएंगे। एस्चुअरी का जो निर्माण होता है वो भी समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि में, लैगून भी, और जो मैंग्रोव होते हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। दूसरा हमने बताया था अंतःस्थलीय, इसमें झील, तालाब, डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रीम, क्रीक वगैरह इसमें आ जाएंगे अंतःस्थलीय में। और तीसरा है मानव निर्मित, जिसमें एक्वाकल्चर का नाम आपने सुना होगा, छोटे टैंक बना के, तालाब या नहर बना के, ये किस में आ जाएंगे? मानव निर्मित में। अब यहाँ पे फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि रामसर जो संधि पर हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुआ था? तो वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था।
इसीलिए जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा अपडेट करंट में हुआ तो जरूरी नहीं कि हूबहू प्रश्न एग्जाम में आ ही जाए। हो सकता है कि एग्जामिनर के मन में ये बात आ जाए कि हम सीधे करंट का प्रश्न नहीं, उसके ट्रेडिशनल पोर्शन से प्रश्न उठा के रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमको होलिस्टिक अप्रोच में प्रश्न को पढ़ना चाहिए। और यहाँ हमने चर्चा कर दी कि हस्ताक्षर कब हुए थे, 2 फरवरी 1971 को। और ये लागू अगर पूछा जाएगा कि कब हुआ तो 1975 में लागू हुआ। और अगर ये पूछा जाए कि जो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है ये सबसे पहली बार कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 1997 में। अब भारत के संदर्भ में जरा 2 प्रश्न और हो सकते हैं क्या, कि पूछा जा सकता है कि भारत में रामसर संधि को कब स्वीकार किया गया, तो ये 1982 में स्वीकार किया गया। और ये जो 1982 में स्वीकार किया गया, इसके तहत जो सबसे पहली बार भारत का कौन सा हिस्सा आर्द्र भूमि की सूची में गया, तो वो सबसे पहले केवलादेव अभ्यारण्य जो चिल्का झील है वो सबसे पहले रामसर सूची में शामिल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, यानी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है, 49 हो गई है। यानी इस समय टोटल कितनी हो गई संख्या संरक्षित आर्द्र भूमि की, 49। और ये क्षेत्रफल में कितना है, तो 10.39 हेक्टेयर पर। और उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो अब कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ये फैक्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है, तो आपने बता दिया संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश। ये पूछ सकता है कि यहाँ इस अभ्यारण्य में कहाँ के पक्षी आते हैं, तो मध्य एशिया के पक्षी आते हैं। और ये किस समय में आते हैं, तो सर्दियों में आते हैं। ठीक है, सर्दियों में यहाँ पे सुरक्षित महसूस अपने आप को करते हैं। अगला है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया और यह अभ्यारण्य 49वां रामसर स्थल था। ठीक है, यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल संख्या कितनी होगी, 49। यानी अब तक का जो 49वें स्थान पर है वो कौन सा अभ्यारण्य है, तो यही बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। आगे है हैदरपुर आर्द्र भूमि रामसर साइट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई और हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला ये भारत का 47वां स्थल है। ठीक है, और बखीरा कितने स्थान पे है, 49 पे, और हैदरपुर कितने स्थान पे है, तो ये 47 पे है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, तो 10 हैं। आगे चलते हैं। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। ये भी एक फैक्ट है कि जो हैदर भूमि है ये मानव निर्मित, यानी कि मानव की क्रियाकलापों से ये विकसित हुई। तो ऐसा क्या हुआ था, जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ। यानी कि जब मध्य गंगा बैराज का निर्माण 1984 में हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप हैदरपुर में एक आर्द्र भूमि विकसित हुई। आगे दे रहा है कि गंगा और सोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर के बीच फैला ये वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया होगा। आगे चल रहे हैं। यह आर्द्र भूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों का आवास प्रदान करता है। अगला है रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्र भूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे अब देखिए रामसर कन्वेंशन को एक्सप्लेन कर रहा है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। ये बात याद रखिए कि ये अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और ये कब हस्ताक्षर किया गया, 1971 में। और यहाँ अभी हम लोगों ने डेट भी डिस्कस कर लिया है, तो 2 फरवरी 1971 को, और लागू कब हुआ, 1975 को। और भारत ने कब इसको अपने यहाँ इसको मतलब संधि को मंजूरी दे दी, तो भारत ने 1982 में दे दी। ठीक है, और ये 97 से हम लोगों का मनाया जाता है ये दिवस। अगला है कि यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अगला देखिए, बखीरा उत्तर प्रदेश में और खिजाड़िया गुजरात अभ्यारण्यों के रामसर स्तर में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है, 49, और उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10। ठीक है, आगे चल रहे हैं।
अब तक भारत के रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। अगला है, उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। अब ये 10 रामसर स्थलों के नाम दे रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिज घाट नरौरा खिंचाव में है, और दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर, उन्नाव में। तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य, कहाँ पर, हरदोई में। चौथा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली में। पांचवां है समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी में। छठवां है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में। और सातवां है सरसई नावर झील, कहाँ पर, इटावा में। और आठवां है सुर सरोवर झील, यानी जिसको कीथम झील भी कहते हैं, आगरा में। और नौवां है हैदरपुर वेटलैंड, और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, संत कबीरनगर। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये 10 नाम इंपॉर्टेंट है, और ये किस लोकेशन पे स्टेब्लिश है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है, इस अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि भौतिक रूप से, इस अवसर पर आर्द्रभूमि पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दशकीय परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया, जो पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ हुआ। अब कह रहा है कि 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एसपी सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया। यानी उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज लगाए गए। अब नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स जो लगाए गए 7 शहरों में, उसमें कौन कौन है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गोरखपुर है और मेरठ है। और आगे के फैक्ट में कह रहा है कि इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब 7 तो इसी बार लगाएगा, इसका मतलब एक ही इंटरनेट एक्सचेंज पहले था। अब वो कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला इंटरनेट एक्सचेंज था वो गौतम बुद्ध नगर में स्थित था। अगला है, भारत में NIXI ने इन नए इंटरनेट एक्सचेंजों को शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सेवाओं में गुणवत्ता में बढ़ने और सुधार होने में मदद मिलेगी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2003 से कार्य कर रहा है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। अब जैसे ही ब्रह्मोस का नाम सुना, वैसे दिमाग में एक बात याद आने लगी कि जब अभी हम लोग इसके पार्ट 1 को पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि उस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी हाल ही में एक सफल परीक्षण हुआ है। वो किस नौसेना की युद्धपोत से हुआ था, तो वो INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से हुआ था, और ये फरवरी 2022 में हुआ है। ठीक है, अब आइए मूल प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का जो शिलान्यास है वो लखनऊ में हुआ। भारत और रूस के बीच संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक के अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, उसका उत्पादन अब लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया। अगला है कि मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास भी उन्होंने किया। ठीक है, अगला है, ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई, जहां अगले 2 से 3 वर्ष के अंदर ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। अगला फैक्ट है, इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार होंगी, और पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल का उत्पादन यहाँ से होगा। और ये ऐसा अनुमान है कि इसमें 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर भी मिलेगा, और ये कहाँ स्टैब्लिश हो रहा है, लखनऊ में। अगला है, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। ठीक है, कर देश में अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का है, 341 किलोमीटर का। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को कहां से किया, सुल्तानपुर से किया। ठीक है, याद रखिएगा कि यह उद्घाटन कहां से किया गया, तो सुल्तानपुर से, और कितनी लंबाई है, 341 किलोमीटर है। अगला है, 22,400 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे कहां से गुजरेगा, तो ये 10 जिलों से होकर गुजरेगा। बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और गाजीपुर से होते हुए। और इसकी लागत कितनी आई है, तो 22,400 करोड़ की, और ये अब तक देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। अगला है कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरकुलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पे लैंडिंग की थी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वायुसेना के विमान से आए थे, तो सुपर। अब यहाँ बता रहा है कि वायुसेना ने सुकोई 30 और मिराज 2000 जैसे विमानों से
भी यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ओवर किया। ठीक है, याद रखिएगा कि इस पे सुखोई 30 और मिराज 2000 भी लैंड किया था। अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया है भारतीय वायुसेना के विमानों ने। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड किसका है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टूट जाएगा। यानी कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो जब बन जाएगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसका मतलब जब भी आप ये सुनिएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया तो ये समझ लीजिएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1350 किलोमीटर की लंबाई का है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। यहाँ पर एक और एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर का है और ये 2024 में पूरा होने की संभावना है। एक तथ्य दिमाग से स्किप कर गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने लेन का है? तो ये 6 लेन का है। ठीक है, आगे देखिए, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन हो गया है। हम लोग जब राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे थे, हालांकि वो उत्तर प्रदेश से तो संबंधित नहीं है, लेकिन स्टेशन का नाम बदला था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कोरिलेट कर दूं। एक स्टेशन था जिसका नाम बदल के रखा गया रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, वो किसका था? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, आइए अब मूल प्रश्न पे चलते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या और मध्य प्रदेश के हबीबगंज भोपाल स्टेशन का नाम रानी कमलावती स्टेशन। यहाँ पे भी जिक्र कर दिया कि पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन से नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया। अगला है 1879 में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी ली और उसके बाद 29 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी करके नाम बदल दिया। अगला है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बाराही देवी धाम के नाम पर। अब इसकी डिटेलिंग में क्या है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी रेलखंड पर दांदूपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसका नाम अब हो गया है मां बाराही देवी धाम। और इस नामकरण की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में ही की थी, लेकिन औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद ये 25 नवंबर 2021 से प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। यानी ये जो रटौल आम है ये कहाँ पे? बागपत, और उसके बगल में मेरठ बागपत वाले इलाके में रटौल आम है। और ये इस आम का नामकरण रटौल इसलिए पड़ा क्योंकि ये यही रटौल गांव में इसका उत्पत्ति हुई। यह आम विशेष रूप से सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इस आम की वैरायटी पर पाकिस्तान अपने मूल उपज का दावा करता है। अगला है, रटौल आम की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से लेकर 7.5 पीएच की मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में इसको उगाया जाता है। यह आम बागपत जिले के खेकड़ा तहसील की रतौली, शेखपुरी, बिनयपुर, मुबारिकपुर, टिगरी और लहछोड़ा में लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में इसको उगाया जाता है। अब यहाँ आम का नाम याद आया तो बहुत लोगों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं आम बहुत पसंद होगा। जरा चर्चा कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष आम जो विभिन्न इलाकों में पाए जाते हैं, तो आप एक मोटा मोटा देखेंगे कि जो मध्यवर्ती और जो पश्चिमी जिले हैं यहीं पर आम ज़्यादातर विशेषता पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें तो लखनऊ में मलिहाबादी आम, दशहरी आम, ठीक है, यानी कि लखनऊ में मलिहाबादी दशहरी आम। और अगर आपने सुना होगा बॉम्बे ग्रीन भी जो है वो लखनऊ में ही। और सहारनपुर के इलाके में सफ़ेदा और चौसा बहुत फेमस है। वाराणसी में जो लोग रहते होंगे या वहाँ गए होंगे वो लंगड़ा और रामखेड़ा ले सकते हैं आम की वैरायटी। और बागपत मेरठ में हम लोगों ने रटौल आम देख ही लिया है। और एक चीज़ और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो उत्तर प्रदेश की आम है ना, उनको देश में नवाब ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर कभी पूछ दे आपसे पेपर में कि नवाब ब्रांड किससे संबंधित है तो उत्तर प्रदेश की आम क्यों कहते हैं। अगला है, अब उत्तर प्रदेश तथ्यसार के अंतर्गत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो वो सरधना कस्बे में। और ये किस गांव में आता है? तो सलवा और कैली गांव में आता है ये सरधना कस्बा। अगला है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया? तो वो जल संरक्षण के लिए। ठीक है,
जल शक्ति मंत्रालय ने। अभी जल शक्ति मंत्रालय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर किसे बनाया गया है? तो स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय नाम रखा जाएगा, आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम। अगला, हाल ही में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, किस आयोग ने? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग। देखिए मैंने आपसे वहां कहा था कि इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए वहां यहाँ दिया है। और कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? तो गाजीपुर के सिरोरा सलेमपुर में, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांव को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो नेपाल की सीमा पर जो है स्थित, ठीक है। अगला है, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340.8 किलोमीटर के भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, देखिए 6 लेन का है और इसकी लंबाई कितनी है? 340.8 किलोमीटर। और कब इसका उद्घाटन हुआ? तो 16 नवंबर 2021 को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगला है, 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो वो लखनऊ में। ये जो नंबरिंग है कि ये 32वां संस्करण है, इस बात को भी याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो वो आजमगढ़। और इसका नाम क्या रखने की बात हो रही है? वो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी लागत के लिए कितनी लागत से शुरू किया गया? तो 108 करोड़ की लागत से, और 13 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये सेंट्रल में मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल साहब है। लीड्स और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 6वीं। और पिछली बार कितनी थी? तो 13 थी, यानी 13 से 6वीं हो गई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पे हरियाणा है और तीसरे पे पंजाब है। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न के 360 डिग्री को देख लिया। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ODOP कहते हैं, का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कंगना रनौत को, ठीक है। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे हमारे ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। अगला है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। तो कौन से 9 मेडिकल कॉलेज हैं? सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। और ये कितनी लागत से बनेंगे? तो 2329 करोड़ की लागत से, और सिद्धार्थ नगर से इनका लोकार्पण हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ तो उत्तर प्रदेश से हुआ। किस जगह से? ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर से। अब प्रश्न उठता है कि ब्रिजघाट गढ़मुक्तेश्वर किस जिले में है? तो हापुड़ में है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है। अभी चर्चा हो चुकी है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा का प्रयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बना है? तो वो वाराणसी। यानी भारत के पहले शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे की सेवा शुरू की जा रही है, ये वाराणसी में। और ये वाराणसी कैंट से लेकर गोदौलिया तक की इसमें होगा, और इसमें कई सारे स्टेशन भी बनेंगे जहां यात्री इसमें उतर भी सकते हैं और इसमें यात्रा करने के लिए चढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों का आज उत्तर प्रदेश का ये पूरा जो प्रश्न था घटनासार में, वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने जो घटनासार में वन लाइनर था वो तीनों पार्ट 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिया है। पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको देख चुके होंगे। समय समय पर उसको बार बार रिवाइज करके याद करते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन होता है कि जो स्कॉलर ये सोचता है कि हम लास्ट समय में पढ़ेंगे और जाके वहाँ पे कर देंगे। होता यह है कि अंतिम समय में जब हड़बड़ाहट में पढ़ा जाता है तो वो रिवाइज होने की कमी के कारण वो परीक्षा हाल में या तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है या तो याद ही नहीं आता है, ठीक है। इसलिए सतत प्रक्रिया में छोटे छोटे समय में एक समय निकाल के कान में ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से कवर कर लीजिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको एक अलग जगह पे अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, या जो आपको आते हैं तो उसको रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत